मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और ये दूसरी बार आया है राजस्थान विधानसभा में। राज्यपाल बनने के पश्चात डॉक्टर सीपी जोशी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैं डॉक्टर सीपी जोशी का आभारी हूँ। श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उनसे मेरा लंबा नाता रहा है। 50 साल बताए इन्होंने, 50 साल से ज़्यादा। राजनीति में किसी भी पाले में रहे हों, हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध गहरे रहे हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने बहुत समय इनसे चर्चा कर बिताया भी है और मुझे हर बार महसूस हुआ कि मैं कुछ न कुछ इनके व्यवहार और आचरण से लेकर जा रहा हूँ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन्होंने भी संसदीय क्षेत्र में शुरुआत 1989 में की और मुझे भी यह सौभाग्य मिला। तब से मेरे संबंध इनसे व्यक्तिगत और पारिवारिक रहे। समय समय पर मिलना भी रहा है और मैंने इनसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के पश्चात मदद भी मांगी कि मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आप कोई न कोई जादूगरी का टोना मुझे बताएं। कैलाश मेघवाल जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, इनका सानिध्य भी मुझे मिला जब हम एक साथ संसद सदस्य थे और जब भी इनकी कोठी पर जाता था ये एक ही बात कहते थे, उस कोठी में पहले कौन विराजमान था। यहाँ अनेक सदस्यगण हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है, आगे बढ़ने का तरीका बताया है। मुझे वो दिन याद है जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और चूरू से राजेंद्र राठौड़ उम्मीदवार थे। मैं इनकी सभा में गया। अब जादूगर का जादू तो ठीक है, पर मैंने भी ऐसा जादू किया कि आज तक राजेंद्र राठौड़ चुनाव नहीं आ रहे हैं। पूर्व विधायकगण यहाँ उपस्थित हैं, पर जो सांसदगण हैं और राज्यसभा से हैं, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भावना यहाँ व्यक्त करूँगा उसका उन पर असर होगा और मेरे स्वास्थ्य के लिए वो अति आवश्यक है। मेरे लिए ये एक यादगार पल है। मैं अभिभूत हूँ, कारण राजनीति में आने से पहले मैं वकालत के पेशे में सभी के द्वारा अत्यंत सफल वकील माना जाता था। दो महापुरुषों ने मेरे जीवन को मोड़ा, ताऊ चौधरी देवीलाल जी
ये ट्रेड सीक्रेट है। दोनों महानुभाव यहाँ नहीं हैं तो मैं ट्रेड सीक्रेट नहीं बता सकती, वरना मैंने गहलोत जी की बात कभी टाली नहीं है। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने मुझे कहा कि राजनीति में आपको लाने वाले व्यक्ति ताऊ देवीलाल जी और माननीय भैरव सिंह ये जीवन का अल्टीमेट संतोष है कि जहाँ माननीय भैरव सिंह शेखावत विराजमान रहे वहाँ मैं हूँ। इसका श्रेय इन दो महापुरुषों को जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में और एक पूर्व सदस्य के रूप में मेरे लिए एक ऐसा मुकाम आया है कि मुझे यहाँ पर अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। यहाँ नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। इस सम्मानित सदन के माध्यम से पहले मैं राजस्थान के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिल में उनके लिए विशेष स्थान है। जिस भी कार्य क्षेत्र में मैं रहा, वकालत हो या अन्यथा राजनीति में, उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ। इस सदा यादगार रखने वाले सम्मान के लिए मैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, सदन के नेता माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब सिंह कटारिया जी का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बारे में जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ कही गई और गर्मजोशी से स्वागत हुआ सभी के द्वारा, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। जो ज़्यादा बातें मेरे जीवन के बारे में कही गई हैं, मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है, वरना हो सकता है वो इसको स्वीकार नहीं भी करें। संसद और विधायिका का काम जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र की एक कुंजी है। It is nectar for societal growth. Democracy cannot survive without it. ये संस्थाएं प्रामाणिक रूप से लोगों की इच्छा के साथ साथ उनकी आकांक्षाओं को भी अपने सामने रखती हैं। लोकतंत्र के ये मंदिर जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। संसद और विधायिका बहुत सशक्त माध्यम है। भारत के संविधान के निर्माण करते समय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनको बहुत बड़ी ताकत दी गई थी और जो कुछ होना है संसद और विधायिका के माध्यम से होना है। महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिकों को जवाबदेह ठहराना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करना इनका मूल कर्तव्य है। इनसे प्रभावी और कोई संस्था ये काम करने के लिए नहीं हो सकती। अनुशासन के बिना मानव जीवन अधूरा है। अनुशासन की कमी
संस्थाओं को जर्जर कर देती है। अनुशासन की कमी हमारे लक्ष्य को कुंठित कर देती है। अनुशासन विधानमंडल और संसद में अति आवश्यक है। अनुशासन यदि अगर विधानमंडल और संसद में नहीं रहा तो इसके नतीजे कभी भी जनहित और देशहित में नहीं हो सकते। विधानमंडल और संसद में बहस, चर्चा और विचार विमर्श हो, यही लोकतंत्र का अमृत है। लोकतंत्र की जननी और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारे प्रतिनिधियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने यही अपेक्षा की थी, यही कल्पना की थी। संविधान सभा में संविधान विकसित करते समय सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोणों को एकजुटता और स्वस्थ वातावरण में देखा गया। देश के सामने उस समय बड़ी जटिल समस्याएं थीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में मतांतर था, पर उन्होंने शालीनता से, स्वस्थ रूप से, सशक्त तरीके से अपनी बात संविधान सभा के समक्ष रखी और हमें एक संविधान मिला। आज के हालात अत्यंत गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। सामयिक दृश्य हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए, किस उद्देश्य के लिए आ गए। संविधान निर्माताओं की आत्मा पर हम इतना बड़ा कुठाराघात क्यों कर रहे हैं। संसद और विधायिका दोनों के सामने तो एक कड़ी चुनौती है। ये लोकतंत्र की जड़ें हिला देगी। गहरी चिंता का कारण है अमर्यादित आचरण सभी सीमाओं को लांघ गया है। कोई कसर बाकी नहीं रही है। समझ में नहीं आता जनप्रतिनिधि अपनी बात कहते हुए संसद और विधानसभा में इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता है। जनता के बीच में हास्य का विषय बन गए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों पर इसे क्रूर प्रहार और दर्दनाक कुठाराघात और क्या हो सकता है। समय आ गया है कि इस गंभीर स्थिति पर हर स्तर पर व्यापक चिंतन मंथन हो। इस गिरावट पर अंकुश लगना चाहिए। ये सभी के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। हमारा दायित्व है और भावना प्रजातंत्र को पनपाना है, न कि इसे ध्वस्त करना। पर जो देखने को मिल रहा है वो ठीक इसके विपरीत है। विचित्र और भयावह दृश्य जिनको संसद और विधानसभाओं में चर्चा करनी चाहिए वो सब सड़क पर आ गया है। संसद और विधानसभा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। यदि अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो जो काम उनको करना है वो काम सड़क पर होगा। ये आपकी शपथ को भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। संसद विधानसभा दोनों स्वस्थ विचार आदान प्रदान का स्थान है। ये रहे भी हैं, अनुकरणीय भी रहे हैं। संसदीय मर्यादाओं का 60 के दशक में जो पालन होता था उसका अध्ययन करें तो पता चलेगा आजकल ऐसा कुछ नहीं है।
मैं पीड़ा समझ सकता हूँ डॉक्टर सीपी जोशी की, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी की, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे क्या महसूस करना पड़ेगा। हर भारतीय नागरिक का, हर चिंतक का ये दायित्व है कि इस बीमारी को रोका जाए। इस बीमारी का निदान बहुत आसान है। हम अनुशासित रहें, कानून के दायरे में रहें, संविधान की मूल भावना समझें, संविधान के अनुसार काम करें। मैं संसद सदस्यों को और विधानमंडलों के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो आचरण वेलमी आकर होता है, उदंडता दिखाता है, उसकी सेल्फ लाइफ कुछ घंटों या दिन की होती है, पर जो विचार यहाँ व्यक्त किए जाते हैं, जो अध्ययन करने के पश्चात आप यहाँ विचार व्यक्त करते हो, वो सदियों तक रहते हैं। कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। कानून का विद्यार्थी होने के नाते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को मैंने बेखूफी उपयोग किया है। वो कहाँ गया मामला आज? ऐसी स्थिति नहीं है कि संसद सदस्यों में प्रतिभा नहीं है। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं 100 से ज़्यादा सांसदों से मिल चुका हूँ, बड़े प्रतिभाशाली हैं, वेरी टैलेंटेड, अचीवर्स हैं। यदि अगर इकट्ठे होकर ऐसा काम करें तो गले नहीं उतरता कि ये बीमारी कितनी भयावह है। कोविड इसके सामने छोटा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और बताना चाहूंगा कि आज हम ऐसे युग में हैं जहां कोई सीक्रेट नहीं है। ये ओपन सीक्रेट है। जनता बोलती नहीं है, पर जनता का आकलन बड़ा भयावह है। 3 साल में मैंने देखा, छात्रों के बीच जाता था, व्यापक स्तर पर मेरी चर्चा होती थी। सबके सब कहते थे हमें यह नापसंद है, ये लोग गलत कर रहे हैं, उनकी नब्ज को टटोलो और इसमें परिवर्तन आना ही चाहिए। पानी सर से ऊपर निकल गया है। We are at the terminal stage. Our democracy is cliff-hanging. It is cliff-hanging on account of the actions of those who should be saviors of democracy. जिनको डेमोक्रेसी को पनपाना है, बचाना है, वही यदि डेमोक्रेसी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएं, इससे दर्दनाक दृश्य देश के सामने कोई हो नहीं सकता। राजनीतिक दलों को इस अत्यंत विशेष मुद्दे पर एक साझा मंच पर आने की आवश्यकता है। सर्वसम्मति का दृष्टिकोण दिखाने की आवश्यकता है। मैं ऋग्वेद के एक विशेष जो कहा गया है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आई कोट, हमारा उद्देश्य एक हो। देश का विकास हमारा उद्देश्य एक है। समाज ऊपर बढ़े हमारा उद्देश्य एक है। समाज में कमियां हैं, उद्देश्य एक है, खत्म हो। हमारा उद्देश्य एक हो। हमारी भावनाएं सुसंगत हो, कोई विवाद नहीं है। हमारे विचार एकत्रित हों, जैसे इस विश्व के ब्रह्मांड में विभिन्न पहलुओं और क्रियाकलापों में तारतम्यता और एकता है। अब देखिए कितना तारतम्य है, कितनी एकता है। किसी मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, पर आचरण इसकी ठीक विपरीत है। मेरा मानना है
कि लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली है वो जनता के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए, दक्षतापूर्ण होनी चाहिए। इन मामलों में विफलता सिर्फ संसद और विधायिका तक नहीं रहती है, यह विफलता को प्रभावित करती है अन्य संस्थाओं को, कार्यपालिका को, अधिकारियों को, समाज की अन्य संस्थाओं को। अनियंत्रित आचरण उनको गलत काम करने के लिए खुला छोड़ने वाला जैसा रास्ता है। शासन के लिए मार्गदर्शन कहां से आएगा? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कौन एनफोर्स करेगा? इट इज द जॉब ऑफ दिस असेंबली एंड द पार्लियामेंट। Assembly and Parliament are the ultimate custodians of the interest of the nation and the people. The executive of the day is kept under check and control by Assembly and Parliament. मानकर चलिए, विधानसभा में व्यवधान पैदा करना हमेशा सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता है। एक आकलन किया मैंने, इसका नतीजा क्या है? किसी भी विधानसभा को ले लीजिए, और जो मैं टिप्पणी कर रहा हूं ये राजस्थान विधानसभा के संबंध में बिल्कुल नहीं है। हाउस नहीं चलेगा, व्यवधान होगा, देयर विल बी नो डिस्कशन ऑन द बिल। नो वन नोज बेटर देन डॉक्टर सीपी जोशी एंड माननीय कैलाश मेघवाल जी। इट विल बी पास्ड एज सच। नतीजा क्या होगा? उसमें जो सुधार हो सकता है, नया विचार आ सकता है, वो सामने नहीं आएगा और एक अच्छा काम अधूरा रह जाएगा। इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। जब विधानसभा और संसद में वातावरण ठीक है तो भी गुणवत्ता में गिरावट है। ये पूरा देश में देखा गया है। विधायक और संसद सदस्य कितनी गहराई से तैयारी करते हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ वो सदन में कह रहे हैं वो तात्कालिक नहीं है, उसके दूरगामी परिणाम है, वो ऐतिहासिक है। उनकी तैयारी उसी स्तर की होनी चाहिए। राजनीतिक दलों और विधायिकाओं को सक्षम करने के लिए एक बहुत आसान रास्ता है। आत्मनिरीक्षण करें, एक ही रास्ता मिलेगा। पानी सर के ऊपर से है, अब बदलाव नहीं लाएंगे तो सबका नुकसान है। सभी को ये याद रखना होगा कि राज्य के 3 अंगों में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। सब संविधान के नीचे हैं। ऑल आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा, वो कौन सा जादू था जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने वो निर्णय लिया। मैं राजनीति से परे हूँ। राजनीतिक निर्णय क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत जी प्रकाश डाल सकते हैं, वसुंधरा राजे जी डाल सकते हैं, अन्य महानुभाव डाल सकते हैं। हाँ, कि अब मैं आपके राज्य का राज्यपाल नहीं हूं और आप
दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कभी भी मैंने कोई भी काम कानून और संविधान के दायरे के खिलाफ किया है? क्या कभी भी मैंने किसी भी परिस्थिति में, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, एक भी शब्द उनकी मर्यादा पर कटाक्ष करते हुए कहा है, कंप्रोमाइज करते हुए? नहीं, जो कुछ मैंने किया खुली किताब की तरह किया, लिखित में किया। फिर भी मैं इस सदन के माध्यम से पहली बार उनके प्रति उनके कदम के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं मानकर चलता हूँ कि लोकतंत्र के मंदिर में जो बातें मैं कह रहा हूँ और जिस आशीर्वाद की आपसे उम्मीद रख रहा हूँ, उस पर आप चिंतन करेंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे। इस सम्मान के लिए एक बार फिर मैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और सदन के नेता मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी और प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी का आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने जो प्रेम दर्शाया है, उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। राजनीति में जब आप जैसे व्यक्तित्व इन पदों को सुशोभित करते हैं तो आपके साथ हम सब भी सम्मानित होते हैं। आइए